हेलो स्टूडेंट्स, अगेन आई एम इन फ्रंट ऑफ यू विथ न्यू टॉपिक। इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा आइडियल डायलूट सॉल्यूशन। आइडियल डायलूट सॉल्यूशन की जितने प्रॉपर्टीज है, हालांकि आइडियल डायलूट सॉल्यूशन है सम स्पेशल मीनिंग इन दिस चैप्टर। सॉल्यूशन चैप्टर हैज स्पेशल मीनिंग फॉर आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन एज वेल एज आइडियल डायलूट सॉल्यूशन। आइडियल डायलूट सॉल्यूशन की जितनी प्रॉपर्टीज होंगे जिसको हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के तौर पर पढ़ेंगे, इस वीडियो में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज शुरुआत स्टार्ट करूंगा, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। और एक एक करके मीन्स आगे के जितने वीडियो होंगे उसमें हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आइडियल डायलूट सॉल्यूशन को। आइडियल डायलूट सॉल्यूशन नेम से क्लियर है, डायलूट का मीनिंग और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बहुत स्मॉल है, लेस कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन है, मीन्स सॉल्यूशन हैज लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स। अब यहाँ पे इस आइडियल डायलूट सॉल्यूशन का और अदरवाइज मीनिंग क्या है? अदरवाइज मीनिंग यह है कि इस सॉल्यूशन का सॉल्वेंट लिक्विड है, मींस वोलाटाइल है, बट सॉल्यूट ऑफ दिस सॉल्यूशन आर नॉन वोलाटाइल सॉलिड। मींस इस बार इस सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलाटाइल सॉलिड है। इन नॉन वोलाटाइल सॉलिड का मीनिंग क्या हुआ? तो वोलाटाइल के मीनिंग में फिर से क्लियर कर दूं, जो सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पे वेपोराइज होता है उसको बोलते हैं वोलाटाइल, एंड जो सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पे वेपोराइज नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन all liquids are volatile substance because all liquid vaporize at all temperature, you know, so all liquids are volatile component volatile, so यहाँ पे solvent volatile है, but all solids are not volatile। कुछ solids volatile होते हैं, जैसे कैम्फर है, आयोडीन वेपर है, या आपका नेफ्थलीन बॉल है, वो भी वेपोराइज हो जाता है रूम टेम्परेचर पे। कैम्फर कपूर तो बहुत पॉपुलर है, उसको रख दोगे कुछ बार डिसेपियर हो जाएगा। तो कुछ जो सॉलिड्स है वोलाटाइल होते हैं, बट मोस्टली जो सॉलिड्स है वो नॉन वोलाटाइल होते हैं। तो इस सॉल्यूशन के जो हमारा सॉल्यूट है वो नॉन वोलाटाइल सॉलिड है और सॉल्वेंट वोलाटाइल लिक्विड है। यही बात आपको पता होना चाहिए। मींस दिस आइडियल डायलूट सॉल्यूशन हैज दिस स्पेशल मीनिंग। अब इसको आइडियल क्यों बोलेंगे? तो आइडियल बोलने के पीछे रीजन वही है जो रॉड्स लॉ आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन में है। मीन्स आप देखोगे यह सॉल्यूशन भी रॉड्स लॉ को ही फॉलो करेगा, इसलिए इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे आइडियल डायलूट सॉल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि यह सॉल्यूशन रॉड्स लॉ को फॉलो करता है, इसलिए इसको बोलते हैं आइडियल डायलूट सॉल्यूशन। अब इस आइडियल डायलूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस आइडियल डायलूट सॉल्यूशन इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। शॉर्ट फॉर्म में आई विल से इट RLVP, relative lowering of vapor pressure. Second property is elevation in boiling point. Third, depression freezing point. Fourth, osmosis and osmotic pressure. Basically osmotic pressure is the colligative property. अब पॉइंट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का क्या मीनिंग है? ये दीज प्रॉपर्टीज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट आर दे? मीन्स इस सब का क्या है मतलब, ये सब क्या है? एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। सबको मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा कि सब क्या है, बट राइट नाउ ये चारों जो प्रॉपर्टीज है, इस ऑल प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन के ओनली सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। मीन्स दीज फोर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन ओनली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। मीन्स सॉल्यूट के नेचर पे नहीं, उसके अमाउंट पे, उसका नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करता है चार प्रॉपर्टीज। मतलब इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं। अगर आपने 1 लीटर वाटर में आप 1 मोल शुगर डालो, या 1 मोल यूरिया डालो, या 1 मोल आप ग्लूकोज डालो, तीनों केसेस में ये चारों प्रॉपर्टी सेम होगा। जबकि यूरिया, ग्लूकोज और शुगर तीनों का नेचर अलग अलग होता है, फिर भी यह चारों प्रॉपर्टी सेम होगा। इसका मीनिंग यह हुआ कि दीज फोर प्रॉपर्टीज ओनली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, इट डजंट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो चारों प्रॉपर्टीज, दे ऑल फोर प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन ओनली वन फैक्टर, सो वी ऑलवेज स्टडी दीज फोर प्रॉपर्टीज कलेक्टिवली, एक साथ। सो कलेक्टिव स्टडी ऑफ दीज फोर प्रॉपर्टीज, collective study of these four properties
आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव का मतलब होता है टुगेदरनेस, एक साथ। तो कलेक्टिव स्टडी ऑफ दीज 4 प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन 4 प्रॉपर्टी हुआ जो आपको दिख रहा है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलने के पीछे रीजन यही है कि ये चारों प्रॉपर्टी को हम लोग एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ने की वजह से इसको कोलिगेटिव बोलते हैं। कलेक्टिव इसके वर्ड से आया कोलिगेटिव, और एक साथ पढ़ने के पीछे रीजन है कि ये चारों एक ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, एंड दैट फैक्टर इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। ये आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसका सॉल्वेंट है लिक्विड, सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसका मीनिंग हुआ कि सॉल्यूशन का जो भी वेपर्स होगा, इस सॉल्यूशन के बाद जो भी वेपर्स होगा वो सॉल्वेंट की वेपराइजेशन की वजह से होगा। इस सॉल्यूशन का जो भी वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के वेपर की वजह से होगा, क्योंकि सॉल्यूट का तो यहाँ वेपराइजेशन होगा ही नहीं, क्योंकि सॉल्यूट यहाँ पे सॉलिड है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड है। हियर सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल सॉलिड, सो सॉल्यूट का वेपराइजेशन नहीं होगा। सॉल्यूशन के बाद जो भी वेपर होगा वो सॉल्वेंट का है, मींस वोलेटाइल कंपोनेंट का है। इसलिए आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो भी वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ही होगा, मींस सॉल्वेंट की वजह से जो वेपर फॉर्म होगा उस वेपर की वजह से ही प्रेशर होगा। तो यहाँ पे देखो, मींस आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल है सॉल्वेंट, सॉल्यूट नहीं। अब P0 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P से रिप्रेजेंट कर रहा हूं वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन, और यहां मैं बताना चाह रहा हूं कि P इज लेस देन P0, P P0 से कम होगा। क्यों कम होगा जी? तो आप देखो, प्योर सॉल्वेंट अगर है, यहां पे प्योर सॉल्वेंट अगर मान लो आप लिए हो, तो प्योर सॉल्वेंट में पूरे सरफेस से वेपराइजेशन होता है। मान लो अगर यहाँ पे इस सॉल्यूट रेड, मतलब जो सर्कल से मैं रिप्रेजेंट किया हूं सॉल्यूट को, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, अगर सॉल्यूट नहीं रहता तो पूरे सरफेस से वेपराइजेशन होता। अगर यह लिक्विड प्योर सॉल्वेंट रहता तो पूरे सरफेस से वेपराइजेशन होता, तो वेपर का फॉर्मेशन ज्यादा होता, तो वेपर प्रेशर ज्यादा होता। लेकिन अब सरफेस के किसी पॉइंट पे, जैसे सरफेस के किसी पॉइंट पे आपका आ गया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जैसे मान लो आपने वाटर वेसल में लिया है, तो पूरे ग्लास में आपने वाटर लिया है, तो पूरे ग्लास पे में जो वाटर का सरफेस है सब जगह से वेपराइजेशन हो रहा है, वेपर ज्यादा फॉर्म होगा। लेकिन अगर ग्लास में आपने वाटर में आपने शुगर डाल दिया, शरबत बना दिया है, शरबत को आप रखे हो ग्लास में, तो जो शरबत है उस शरबत का जो टॉप सरफेस है उस सरफेस से किसी पोजीशन पे शुगर होगा, तो जिस स्पॉट पे शुगर होगा वहां से वेपराइजेशन नहीं होगा, क्योंकि शुगर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। इसका मीनिंग यह हुआ कि प्योर वाटर जितना ज्यादा वेपराइज होता उससे कम वेपराइजेशन होगा शरबत का। अब आपको लग रहा होगा कि मैं तो बताया हूं कि किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, तो राइट में बताया हूं किसी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सरफेस से इंडिपेंडेंट होता है, बट किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सरफेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल है तो नॉन वोलेटाइल जितना ज्यादा सरफेस पे रहेगा वेपराइजेशन उतना कम होगा, वेपर का फॉर्मेशन उतना कम होगा, वेपर प्रेशर उतना ही लेस होगा। इसलिए किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट जितना ज्यादा रहेगा, सॉल्यूशन के सरफेस पे जहां जितना ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स रहेगा उतना ही कम वेपराइजेशन होगा, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल जिस प्लेस पे होगा वहां से वेपराइजेशन नहीं होगा, जहां सॉल्वेंट होगा वहीं से होगा। इसलिए प्योर लिक्विड में जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पुट करके आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन फॉर्म करोगे, आपके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कम हो जाएगा, क्योंकि आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन के सरफेस पे कहीं पे सॉल्यूट प्रेजेंट है, जहां पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है वहां से वेपराइजेशन नहीं होगा, वेपर का फॉर्मेशन कम होगा, तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो क्लियर हो गया कि वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन विल बी लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मींस जिस प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनाए हो उससे उसका वेपर प्रेशर कम होगा। एज फॉर एग्जांपल, मींस वाटर का जितना वेपर प्रेशर होगा उससे कम वेपर प्रेशर वाटर में शुगर डाल करके या वाटर में सॉल्ट डाल करके अगर शरबत बनाए हो तो उसका वेपर प्रेशर प्योर वाटर से कम होगा।
अभी क्लियर हो गया। उसका रीजन यहां मैं लिखा भी हूं, बिकॉज सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। अब वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट कितना हुआ, वेपर प्रेशर लोअरिंग कितना हुआ। किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट कितना होता है। तो प्योर आपका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट है। आफ्टर पुटिंग सम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स पी, सो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विल बी व्हाट, पी नॉट माइनस पी। वेपर प्रेशर लोअरिंग हुआ, लोअरिंग का मतलब हुआ डिक्रीमेंट, जो कम हुआ, पी नॉट माइनस पी हुआ। पी नॉट है आपका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एंड पी है आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो पी नॉट माइनस पी हुआ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मीनिंग क्या होता है। रिलेटिव लोअरिंग का मीनिंग हुआ वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में जो लोअरिंग हुआ उसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग। तो रिलेटिव लोअरिंग विथ रिस्पेक्ट का मीनिंग हुआ, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का मीनिंग हुआ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। लोअरिंग में प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिवाइड कर दोगे, जो आएगा वो होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मींस वो हो जाएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट। इसको मैथमेटिकली निकालने का तरीका भी होता है, हम लिखेंगे, लिख सकते हैं इस तरह से। यूनिटरी मेथड जो आप 9th 10th में पढ़े हो, इस तरह से लिख सकते हैं कि जब पी नॉट माइनस पी लोअरिंग है, जब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जब पी नॉट है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जब पी नॉट है तो लोअरिंग है पी नॉट माइनस पी। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अगर यूनिट होगा तो लोअरिंग कितना होगा, तो पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट। इस तरह से आप इस चीज को निकाल भी सकते हो यूनिटरी मेथड से, और डायरेक्टली आप समझ भी लो कि रिलेटिव का मीनिंग हुआ जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उससे डिवाइड करो। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हुआ पी नॉट माइनस पी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट, मीन्स लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट। आप इसको यूनिटरी मेथड से कैसे निकालोगे, जब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट है, लोअरिंग है पी नॉट माइनस पी। जब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 होगा तो लोअरिंग कितना होगा जी, उसमें लोअरिंग हुआ पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट, दिस इज दैट। तो इस तरह से आप लोअरिंग समझ गए। अब हमारा पॉइंट है कि लोअरिंग या वेपर प्रेशर कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो वेपर प्रेशर के लोअरिंग को कैलकुलेट कैसे करेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो वेपर प्रेशर की लोअरिंग कैलकुलेट करने के लिए अब इस आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन पे रॉल्स लॉ अप्लाई करेंगे। रॉल्स लॉ आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन के लिए भी है और रॉल्स लॉ आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी है, क्योंकि रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट यही बोलता है कि किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, किसी सॉल्यूशन की किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन द केस ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन बोथ कंपोनेंट्स आर रिस्पांसिबल फॉर वेपर प्रेशर, but in ideal dilute solution only one component, only volatile component, only solvent is responsible for vapor pressure. So here vapor pressure of solution will be directly proportional to mole fraction of solvent, because यहाँ पे only solvent ही vapor produce करेगा, solute produce ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे Raoult's law for ideal dilute solution भी वही है, vapor pressure of volatile component is directly proportional to its mole fraction। तो हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पे वोलेटाइल कंपोनेंट ओनली सॉल्वेंट है, सॉल्यूट तो वेपर प्रोड्यूस करेगा नहीं, तो जो भी आपके सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वही वेपर प्रेशर आपके सॉल्यूशन का भी होगा। मींस इन दिस सिचुएशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की वजह से वेपर प्रेशर होगा, वही सॉल्यूशन का ही वेपर प्रेशर होगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ P is directly proportional to एक सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट यहाँ पे है, मीन्स एक सॉल्वेंट हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हुआ। इस प्रोबेबिलिटी साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट पुट कर दिए, K कांस्टेंट है, K इज कांस्टेंट, P इजिकल टू के एक सॉल्वेंट, इसको इक्वेशन 1 लिखा। इस कांस्टेंट K का वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसके वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने मान लिया इफ एक सॉल्वेंट इजिकल टू 1, अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 हो गया
तो सॉल्यूशन में ओनली सॉल्वेंट ही है, मीन्स उस समय आपका सॉल्यूशन ओनली अगर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट आपका प्योर सॉल्वेंट हो गया। तो जिसमें सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 होगा उसमें सॉल्यूशन में ओनली सॉल्वेंट होगा, तो उसमें सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। सो P इज इक्वल टू P नॉट, और वो किसके इक्वल हो गया जी, K के, क्योंकि एक सॉल्वेंट के इसके जगह पे आप 1 पुट करोगे तो यहाँ पे K आएगा, P की जगह पे आप P नॉट पुट करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, P नॉट K इक्वल टू हो जाएगा P नॉट। मीन्स वैल्यू को आप पुट करो, जब व्हेन एक सॉल्वेंट इज 1 देन P इज इक्वल टू P नॉट, पुट करो आगे। अब इसमें पुट करोगे तो P की जगह पे P नॉट रखो और इस यहाँ पे K इंटू 1 तो क्या हो गया, K इज इक्वल टू हो गया P नॉट, K इज इक्वल टू P नॉट। अब इसको हम पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू के इन एबव इक्वेशन। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स P इज इक्वल टू P नॉट एक सॉल्वेंट। अब एक सॉल्वेंट को मीन्स मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट को मैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट कर सकता हूँ, तो 1 माइनस एक सॉल्यूट कर दिया। फिर अब इस कैलकुलेशन को हम आगे कर रहे हैं। अब हम लोग डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। P इज इक्वल टू P नॉट इंटू 1 माइनस एक सॉल्यूट। मैं पहले ही बताया हूँ कि एक सॉल्वेंट के जगह पे 1 माइनस एक सॉल्यूट मैंने पुट कर दिया, बिकॉज एक सॉल्यूट प्लस एक सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। इसको आगे बढ़ लिखते हैं, P इज इक्वल P नॉट माइनस P नॉट एक सॉल्यूट, P नॉट एक सॉल्यूट की साइड ले गया, इस P को इस साइड ले गया तो P नॉट माइनस P, एक सॉल्यूट इज इक्वल टू P नॉट माइनस P बाई P नॉट। ये आगे हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P नॉट माइनस P बाई P नॉट। ये किसके इक्वल हुआ जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के इक्वल हो गया। मींस हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक्सप्रेशन आ गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन के इक्वल हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं, ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला हो गया, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक्सप्रेशन है यह। अब अगर ये मैं मानूं कि N1 and N2 आर मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, देन P नॉट माइनस P बाई P नॉट इज इक्वल टू व्हाट, N1 बाई N1 प्लस N2, ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हुआ। अब सॉल्यूशन यहाँ पे डाइल्यूट है, ये आपका आ गया फॉर्मूला। बट इस फॉर्मूला से अगर आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आपको एकेडमिक में भी आता है, इस फॉर्मूला से क्वेश्चन करना होगा तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, मीन्स N1 बाई N1 प्लस N2 है, तो ये काफी कैलकुलेटिव होता है। N1 N2 सॉल्यूट का मोल जनरली सॉल्वेंट से कम रहता है, उस केस में कैलकुलेशन काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो कई बार जब सॉल्यूट का मोल बहुत कम रहता है तो हम लोग ये जूम करके मान लेते हैं कि हियर सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज वेरी वेरी लेस देन सॉल्वेंट। N1 और N2 से अगर बहुत बहुत छोटा है तो वी कैन नेग्लेक्ट N1 विथ रिस्पेक्ट टू N2, तो N1 प्लस N2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू N2, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। कर दिया, अगर N1 प्लस N2 की जगह पे मैंने N2 लिख दिया, अब फॉर्मूला हमारा सिंपलर हो गया, P नॉट माइनस P बाई P नॉट इक्वल टू N1 बाई N2। मीन्स अब फॉर्मूला इससे इजियर हो गया, मीन्स ये काफी कैलकुलेटिव था, इस फॉर्मूला से कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इससे काफी इजियर हो गया क्योंकि यहाँ पे आ गया N1 बाई N2। बट दिस फॉर्मूला इज नॉट राइट, दिस इज अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला, approximate. This formula can't give accurate answer because here approximation has done. For determination of this formula, for deriving this formula, we have taken some approximation. Due to this approximation, this formula gives always approximate answer. But for simplification of calculation, you can use it. But if you want simple calculation as well as accurate answer, अगर आप चाहते हो कैलकुलेशन भी आपका आसान हो और आंसर भी एक्यूरेट आए, तब मैं आपको दूसरा फॉर्मूला दिखाने जा रहा हूं और इसको मैं इक्वेशन बी से डिराइव करके लाऊंगा, मींस अदर फॉर्मूला फ्रॉम इक्वेशन बी। ये फॉर्मूला आपको मैक्सिमराइज कर देगा, ये काफी इजियर भी होगा और एक्यूरेट आंसर भी देगा। चलिए देखते हैं कैसे। इक्वेशन बी यहाँ पे इसको मैंने रख दिया, P नॉट माइनस P नॉट इज इक्वल टू व्हाट, N1 बाई N1 प्लस N2। इस इक्वेशन को मींस दोनों साइड जो एक्सप्रेशन है इसको मैं रिवर्स कर दिया, उलट दिया,
तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, इस साइड भी ये ऊपर चला गया, नीचे आ गया, n1 प्लस n2 ऊपर चला गया, n1 नीचे आ गया। अब मैं n1 प्लस n2 को n1 से डिवाइड कर दिया तो n1 कट के 1 हो गया और ये हो गया n2 बाई n1। अब जो इस साइड 1 है इसको इस साइड में लेफ्ट साइड कर दिया तो -1 हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये तुम करोगे तो पी नॉट होगा और ये पार्ट इससे मल्टीप्लाई होता है तो माइनस पी नॉट प्लस पी हो जाएगा और इधर इंटू n1 है, पी नॉट कैंसिल हो गया। अब आ गया p बाई पी नॉट माइनस पी, इधर आ गया n2 बाई n1। अब इसको फिर उलट दो तो हो गया पी नॉट माइनस पी बाई पी इज इक्वल टू n1 बाई n2। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये काफी मिसमराइजिंग फॉर्मूला है, बहुत ही शानदार फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से आप देख लो, ये फॉर्मूला और इसमें फर्क ये है कि इस फॉर्मूला को लाने के लिए मैं शुरुआत यहीं से किया हूं और कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं किया हूं, मीन्स यह फॉर्मूला एक्यूरेट आंसर देगा और ये फॉर्मूला सिंपल भी है क्योंकि n1 बाई n2 है, यहाँ पे कैलकुलेशन करना इजी होगा। लेकिन इस फॉर्मूला इसमें फर्क यह है कि इस फॉर्मूला में पी नॉट माइनस वी बाई पी नॉट है और यहाँ पे पी नॉट माइनस वी बाई पी है। फिर पी नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड पी इज वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इस तरह से यह फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है और इस फॉर्मूला को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो और इससे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो एक्यूरेट आएगा, इससे अप्रॉक्स आंसर आएगा और इससे कैलकुलेशन करने में आपको कैलकुलेशन काफी डिफिकल्ट होगा, बट इससे कैलकुलेशन करोगे बहुत इजियर होगा। बट बी अलर्ट, यहाँ पे कुछ खतरा भी है। अब यहाँ पे खतरा क्या है जी? तो खतरा यह है यू कांट यूज दिस फॉर्मूला इन एकेडमिक एग्जाम्स because academic exams only allow those formula which are present in NCERT. Otherwise, if you use different formula, then you have to first derive that formula and then you can use. Means इस फॉर्मूला को आप एकेडमिक एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इस्तेमाल करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि NCERT में जो फॉर्मूला नहीं है वो बोर्ड में यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो पहले आप उसको डिराइव करो। मीन्स अगर इस फॉर्मूला का यूज करना चाहते हो तो पहले आपको यह काम करना पड़ेगा, फिर आप कर सकते हो। तो इसमें तो आप कर सकते हो लेकिन इसमें रिस्क यह रहता है कि इतना डिराइव करेगा बच्चा, बहुत टाइम लग जाता है। तो मेरा मानो करना क्या कि आप फॉर्मूला यह लिख देना, क्वेश्चन अगर आएगा तो यह फॉर्मूला लिख देना, लेकिन इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर अपने क्वेश्चन बना लेना और आंसर इससे एक्यूरेट आ जाएगा, उस आंसर को लिख देना यहाँ पे। मीन्स हाथी का दांत खाने के लिए कुछ और दिखाने के लिए कुछ और, इस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन एकेडमिक एग्जाम में ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, इस फॉर्मूला को डायरेक्टली लिखोगे, ये नहीं लिखोगे तो फिर मार्क्स कट सकता है। बट एंट्रेंस एग्जाम में तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना चाहिए, इसी फॉर्मूला का यूज करके ऑल क्वेश्चन बना सकते हो और एग्जाम्स में बहुत सारा क्वेश्चन आता है इस फॉर्मूला पे। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस ए क्वेश्चन ऑन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यह क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। इस क्वेश्चन को देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मोलिकुलर मास 40 ग्राम which should be dissolved in 114 ग्राम ऑक्टेन to reduce its vapor pressure to 80%। मीन्स बोल रहा है कि 114 ग्राम ऑक्टेन में कितना मास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का डाला जाए कि उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस होकर 80% हो जाए। मीन्स आपसे पूछ रहा है सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट का जिसका मोलिकुलर वेट गिवन है, तो सॉल्यूट का मास निकालने के सॉल्यूट का मोल निकालना पड़ेगा, मोलिकुलर वेट और मोल के हेल्प से मास निकाल लोगे। अब इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लिया सॉल्वेंट का, तो ऑक्टेन का 114 ग्राम दिया हुआ है मास और ऑक्टेन का मोलिकुलर मास भी 114 ग्राम ही होगा। ऑक्टेन का मास और मोलिकुलर मास सेम हो गया, इसलिए ऑक्टेन का नंबर ऑफ मोल 1 होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट का 80% है, मीन 0.8 पी नॉट होगा। अब हम लोग का जो फॉर्मल बेसिक फॉर्मूला है पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू n1 बाई n1 % ये यूज करते हैं, क्योंकि मैं बताया हूँ एकेडमिक एग्जाम में एनसीईआरटी क्वेश्चन पे इसी फॉर्मूला का अप्लाई करना होगा, वो बेटर होगा। आप इसको अप्लाई किया, पी नॉट पी के जगह पे 0.8 पी नॉट कैलकुलेट करोगे, n2 के जगह पे 1 लिख दिया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट के जगह पे 1 हो गया, 0.2 आ गया, n1 बाई n1 + 1 इसको सॉल्व करोगे तो n1 आ गया 1/4 और नंबर ऑफ मोल इस तरह से निकल गया, मास निकल गया 10 ग्राम, क्योंकि नंबर ऑफ मोल 1/4 है, मोलिकुलर मास 40 ग्राम है तो मास 10 ग्राम आ गया।
बट इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला से कर सकते थे, शॉर्टकट करना हो तो इससे पी नॉट माइनस पी बाई पी इज इक्वल टू N1 बाई N2 डायरेक्टली कर सकते थे। इससे करोगे तो फटाफट हो जाएगा। पी नॉट की जगह पी नॉट, इसके जगह 0.8 पी नॉट बाई 0.8 पी नॉट और N1 बाई N2, N2 तुम्हारा 1 है, डायरेक्ट N1 हो गया। तो तुम्हारा कितना आ गया ऊपर है 0.2, नीचे आ गया 0.8 पी नॉट, एक ही बार में आपका आ गया N1 इक्वल टू क्या हो गया 1/4। पी नॉट कैंसिल हो गया, 0.2 0.8 को कट कर दिया, N1 इक्वल टू आ गया 1/4। अब डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। तो इस फॉर्मूला का यूज करके डायरेक्टली बना सकते हो और इजीली बनेगा, कम टाइम लगेगा। बट एकेडमिक एग्जाम में फॉर्मूला करेक्ट नहीं होगा, तो एकेडमिक के लिए इस फॉर्मूला का यूज करो और एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप इस फॉर्मूला का यूज करो। नाउ सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन। अब इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। मैं आप सबको पहले बता चुका हूं कि जब भी प्योर सॉल्वेंट में आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पुट करोगे, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कम होगा। और मैं पहले ही बताया हूं कि किसी भी सोल्यूशन, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसी भी वजह से अगर डिक्रीज होता है तो उसका बीपी इंक्रीज होगा। तो सेम फिनोमेना यहां हो रहा है, मीन्स आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को पुट कर दिया प्योर सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो पक्का सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अपने करस्पॉन्डिंग प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होगा। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट। अब इसको डेल्टा टीवी से रिप्रेजेंट करेंगे, एलिवेशन बीपी को डेल्टा टीवी से रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स डेल्टा टीवी विल बी इक्वल टू टीवी डैश माइनस टीवी, where TB dash is BP of solution and TB is boiling point of pure solvent. एक्सपेरिमेंटली इसको हम लोग ऑब्जर्व किए कि किसी भी आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन होता है वो सॉल्यूशन के मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलालिटी, मीन्स डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट देते हैं और उस कांस्टेंट को हम लोग केबी से रिप्रेजेंट करते हैं। केबी को हम लोग बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल टर्म इसलिए इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि यहाँ मोलालिटी है, एलिवेशन इसलिए क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन के एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है, और कांस्टेंट क्योंकि कांस्टेंट है। किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट का केबी कांस्टेंट होता है, किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट का केबी कांस्टेंट होता है। अब इसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के साथ साथ इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबुलियो का मीनिंग होता है बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स एक ऐसा कांस्टेंट जो किसी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड रहता है। दैट्स व्हाई केबी इज आल्सो कॉल्ड इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब नॉर्मली क्वेश्चंस में केबी गिवन रहता है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा करने के लिए तो केबी गिवन रहेगा, मोलालिटी आप सॉल्यूशन का कैलकुलेट करोगे, उसके हेल्प से आप डेल्टा टीवी कैलकुलेट कर लोगे। केबी इज जनरली गिवन, बट इफ केबी इज नॉट गिवन, अगर केबी गिवन नहीं होगा देन व्हाट विल हैपन? इन दैट केस वी विल यूज एक्सप्रेशन ऑफ केबी। अब मैं बताने जा रहा हूं केबी अगर गिवन नहीं होगा तो केबी के एक्सप्रेशन को हम लोग यूज करेंगे और फिर उस एक्सप्रेशन से केबी का वैल्यू निकालेंगे। और उसके साथ एक और बात मैं बता दूं, ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी इनटू एम, इसको भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। जिस तरह से मैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को मैं दिखाया कि रिलेटिव वेपर प्रेशर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है, उस तरह से इसको भी मैं प्रूफ कर सकता हूँ। ग्राफिकल में तो ग्राफ यूज करना पड़ेगा बट उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली इसको बता रहा हूँ, आपको डायरेक्टली अंडरस्टैंड भी करना है और डायरेक्टली आपको यूज भी करना है। इसका डेरिवेशन के पीछे आपको नहीं पढ़ना है, उसकी जरूरत नहीं है आपको। लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर केबी का वैल्यू गिवन नहीं होगा देन व्हाट विल हैपन? केबी को हम लोग उसके एक्सप्रेशन से कैसे कैलकुलेट करेंगे? इफ केबी इज नॉट गिवन, इफ वैल्यू ऑफ केबी इज नॉट गिवन, देन यू कैन कैलकुलेट केबी फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। केबी के इस एक्सप्रेशन से हम लोग केबी कैलकुलेट करेंगे। केबी का एक्सप्रेशन होता है केबी इज इक्वल टू आर टीवी स्क्वायर एम सॉल्वेंट बाई 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। इस ये केबी का एक्सप्रेशन कहाँ से आता है ये आपको नहीं जानना है, ये आपके लेवल से ऊपर की बात है, आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा,
कि इसका सोर्स क्या है। पॉइंट यह है कि केवी के एक्सप्रेशन को आपको याद रखना होगा। यहाँ पे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज यूज्ड हैं वो पता होना चाहिए वो क्या है। टीवी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, टीवी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। आर गैस कांस्टेंट, एम सॉल्वेंट इज मोलेकुलर ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा एच वेपराइजेशन इज इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन थोड़ा मैं क्लियर कर दूं। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का डेफिनेशन होता है कि बॉइलिंग टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट पे 1 मोल लिक्विड को 1 मोल वेपर में कन्वर्ट होने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। मीन्स इट इज हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल लिक्विड इनटू 1 मोल वेपर एट कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर, जिसको हम लोग इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। ये आपका हुआ। इस इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर मोल भी कहा जाता है। लैटेंट क्यों? क्योंकि जब आप किसी लिक्विड के बॉइलिंग टेम्परेचर पे उसको हीट करके वेपर बनाते हो तो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है उसी टेम्परेचर वेपर में कन्वर्सन होता है। आई मीन टू से दैट अगर आप वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हीट करोगे तो उस समय 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वेपर में कन्वर्ट होगा। तो आप जो हीट एनर्जी दे रहे हो उस हीट एनर्जी से टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। और हम लोग का जनरल परसेप्शन यह होता है कि जब भी किसी सिस्टम को हीट एनर्जी देंगे उस सिस्टम का टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा। बट अगर टेम्परेचर नहीं इंक्रीज हो रहा है इसका मीनिंग हुआ जो गिवन हीट है वो हिडन है, मीन्स छुपा हुआ है, वो लैटेंट है। दैट्स वाई सच हीट एनर्जी इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल। अब केवी का एक्सप्रेशन हो गया RTV स्क्वायर बाई 1000, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। बट यहाँ एक और बात मैं बताना चाहूँगा, कई सारे क्वेश्चंस में आ चुका है और कई सारे बुक्स में लिखा हुआ है आप डेल्टा एम सॉल्वेंट जो है वो मोलेकुलर एम सॉल्वेंट मींस मोलेकुलर ऑफ सॉल्वेंट ऊपर है। अब कई जगह पे इस तरह से केबी ये लिखा रहता है, केबी इज इक्वल टू RTV स्क्वायर बाई 1000 एल वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसका मीनिंग क्या हुआ? एल वेपोराइजेशन अगर है और ऊपर मोलेकुलर ऑफ सॉल्वेंट नहीं है इसका मीनिंग हुआ यह है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम और यह है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल। तो आप मोलेकुलर वेट को नीचे फेंक दो, डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई मोलेकुलर वेट को आप बोल सकते हो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम, क्योंकि यह 1 मोल क्या वेपोराइजेशन है, हीट इंथैल्पी है और उसे मोलेकुलर से डिवाइड कर दोगे तो 1 ग्राम का हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है और यहाँ पे ए लैटेंट वेपोराइजेशन लिखा रहेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होना। इस एक्सप्रेशन में तो मोलेकुलर टफ सॉल्वेंट है नहीं, तो यहाँ मोलेकुलर टफ सॉल्वेंट नहीं होगा बिकॉज हियर लैटेंट वेपोराइजेशन पर ग्राम है, इसलिए मोलेकुलर टफ सॉल्वेंट यहाँ पे नहीं होगा। अब कई सारे एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आया है जहाँ पे केवी के वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, उसके लिए डेल्टा एच मीन्स इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन न दे करके इंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन दे दिया, तो फिर क्या करेंगे? तो अब मैं केवी को इंट्रोपी के टर्म्स में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो उससे पहले थोड़ा इंट्रोपी के बारे में आइडिया हो जाए। अगर किसी 1 मोल लिक्विड को 1 मोल वेपर में कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर पे कन्वर्ट करोगे तो उसको बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, और उस दरमियान जो इंट्रोपी में चेंज होगा दैट इज कॉल्ड इंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। मीन्स इंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन का डेफिनेशन होगा इट इज एक्सचेंज इन इंट्रोपी ड्यूरिंग कन्वर्सन ऑफ 1 मोल लिक्विड इनटू 1 मोल वेपर एट कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर। तो एक्सप्रेशन से मैं दिखा रहा हूँ ये डेल्टा एच वेपोराइजेशन भी है और यह है आपका डेल्टा एस वेपोराइजेशन, इंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। इंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू होगा डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई टीवी, और इस तरह से हम लोग इस केबी के एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करेंगे। अब मैं क्या किया कि केबी के एक्सप्रेशन में RTV स्क्वायर था, एक टीबी को नीचे फेंक दिया, एक टीबी जब नीचे आ गया तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई टीवी आपका क्या बन गया? डेल्टा एस बन गया, तो उसको मैं लिख दिया यहाँ पे। अब केबी का नया एक्सप्रेशन आ गया, केबी इज इक्वल टू RTV इंटू एम सॉल्वेंट बाई 1000 इंटू डेल्टा एस वेपोराइजेशन। तो आप इस तरह से केबी को इंट्रोपी के टर्म्स में भी यूज कर सकते हो। नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ग्राफिकली मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन किस तरह से हो रहा है। इस एक्सिस पे मैंने वेपर प्रेशर ले रखा है और इसमें टेम्परेचर है। यहाँ पे मैं 1 atm से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ
आप सबको पता है बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स 180 के इक्वल होगा, उसी टेम्परेचर पे बॉयल करेगा। मैं यहाँ पे ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ प्योर सॉल्वेंट को। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रहा है, आप सबको पता है, मैं दिखाया हूँ। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन shows what is the relation between vapor pressure and temperature, means vapor pressure increases with temperature but relationship is not linear, नॉन लीनियर रिलेशनशिप होता है, मीन्स ग्राफिक मीन्स कर्व रहता है, उनके बीच एक ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कर्व होगा। तो यहाँ पे उसी में दिखा रहा हूँ कि वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का इंक्रीज हो रहा है बट स्ट्रेट लाइन नहीं है। इन टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते एक टेम्परेचर आएगा जहाँ पे हमारे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 180 के इक्वल हो जाएगा। जिस टेम्परेचर पे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 180 के इक्वल होगा, दैट्स टेम्परेचर इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और उसको मैं टीबी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब इस प्योर सॉल्वेंट में मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। प्योर सॉल्वेंट में जैसे आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का एडिशन करोगे बन जाएगा आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन, और आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर में प्योर सॉल्वेंट से कम होगा। तो क्लियर है कि जिस टेम्परेचर पे टीबी है, टीबी जिस टेम्परेचर पे आपके जिस टेम्परेचर पे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 atm है, उस टेम्परेचर पे आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm नहीं होगा, उससे कम होगा। तो देखो कम है। फिर आप आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को अगर 1 atm के मतलब इक्वल ले जाना चाहते हो तो आपको टेम्परेचर को बढ़ाना होगा। मींस आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर 1 atm हायर टेम्परेचर पे होगा, और टेम्परेचर आप बढ़ाओ, आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते एक टेम्परेचर आएगा जहाँ पे इस आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी 1 atm के इक्वल होगा। जिस टेम्परेचर पे आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm होगा, दैट्स टेम्परेचर इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टीबी डैश। तो यह हो गया आपका आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, टीबी है और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कितना हुआ, टीबी डैश माइनस टीबी। तो इस तरह से मैं ग्राफिकली आपको दिखाया कि किस तरह से एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको फ्रीजिंग पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि अब तक मैं आपको ये बता दिया था कि किसी भी प्योर सॉल्वेंट में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, और वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली इंक्रीज होगा। बट किसी सॉल्यूशन, किसी लिक्विड के वेपर प्रेशर के डिक्रीज होने से, किसी लिक्विड के वेपर प्रेशर के डिक्रीज होने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट कैसे डिक्रीज होगा, ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी आप ये नहीं समझते हो कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। ये आप फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है ये आप नहीं समझते हो। तो पहले मैं फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन कर रहा हूं। फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन होता है, इट इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स वेपर फेज ऑफ सॉलिड फेज। मीन्स जिस टेम्परेचर पे किसी सब्सटेंस के लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर एंड उसी सब्सटेंस के सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर इक्वल होता है, उसी टेम्परेचर को हम लोग उस सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज एंड सॉलिड फेज ऑफ ए सब्सटेंस आर सेम। अब एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे मान लो आपका वाटर है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब यह हुआ कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जितना वेपर प्रेशर लिक्विड वाटर का होगा उतना ही वेपर प्रेशर आइस का भी होगा। मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस भी है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका लिक्विड वाटर भी रह सकता है। तो लिक्विड वाटर का जो वेपर प्रेशर है वही वेपर प्रेशर आइस का भी होगा। इसका मतलब यही हुआ। अब आप बोलोगे सर क्या आइस भी वेपराइज होता है? डेफिनेटली होता है।
मीन्स जिस तरह से आपका लिक्विड वेपराइज होता है उस तरह सॉलिड का भी वेपराइजेशन होता है, बट सॉलिड का वेपराइजेशन लिक्विड के वेपराइजेशन से कम होता है ड्यू टू ए स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स इन सॉलिड फेज। इसलिए वेपराइजेशन आप कम नोटिस कर पाते हो सॉलिड का, लेकिन वेपराइजेशन सॉलिड का भी होता है। और किसी भी सब्सटेंस के फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हुआ वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे उस सब्सटेंस के सॉलिड फेज और लिक्विड फेज दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल होता है। इसका मीनिंग यह हुआ कि फ्रीजिंग टेम्परेचर पे किसी सब्सटेंस का लिक्विड फेज उसी सब्सटेंस के सॉलिड फेज के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है। इसका मीनिंग यह हुआ। अब ये जो मैं डेफिनेशन आपको बता दिया फ्रीजिंग पॉइंट का, डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गया, बट इस डेफिनेशन का एप्लीकेशन कैसे होगा, इसकी वजह से आप कैसे समझोगे कि वेपर प्रेशर डिक्रीज होने से, किसी लिक्विड के वेपर प्रेशर के डिक्रीज होने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कैसे होगा, ये आपको अभी पूरी अच्छे तरह से नहीं समझ में आ रहा होगा। तो इस चीज़ को मैं क्लियर करूंगा ग्राफिकली, जब मैं इस डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को ग्राफ से दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकली तो मैं बता सकता हूं। जैसे मैं आपको पहले बताया एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स अगर किसी लिक्विड में अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉलिड पुट कर देते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। उसी तरह से मैं यहाँ पे उसका बहुत सारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। उस तरह से किसी लिक्विड में अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करते हो तो उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट अपने प्योर सॉल्वेंट से भी कम हो जाता है। इस दोनों का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखो। जैसे आप पानी को गर्म करो और शरबत को गर्म करो, दोनों के केस में शरबत को बॉयल होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और इसका और भी एग्जाम्पल है, जैसे आप घर पे कुकर में खाना पकाते हो, या मान लो आलू अगर कुकर में बॉयल करना है तो कितना आप देखोगे कितने घर में लेडी जब कुकर में आलू को बॉयल करती है तो पानी ही काफ़ी है बॉयल करने के लिए, बट पानी के साथ वो सॉल्ट नमक भी डालती है। उसका काम यह है कि नमक जब जाता है पानी में तो आपका जो पानी वो प्योर नहीं रहा, अब उसमें सोडियम क्लोराइड चला गया जो एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसको जाने से अब सॉल्यूशन आपका इम्प्योर हो गया, वो आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन बन गया। अब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो प्योर वाटर से ज़्यादा होगा। मीन्स प्योर वाटर अपने टेम्परेचर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएगा तो 200 तक बढ़ा सकता है, 150 तक बढ़ा सकता है। और कोई लिक्विड के पास जितना ज़्यादा टेम्परेचर रह सकता है वह लिक्विड खाना को उतना जल्दी पका सकता है। यही वजह है कि सॉल्ट पानी में नमक डाल करके कुकर चढ़ाया जाता है तो जल्दी आलू बॉयल होता है। और सेकेंडली कुकर ज़्यादा पानी भी नहीं फेंकता है। क्यों नहीं फेंकता है? क्योंकि अगर ओनली प्योर पानी है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, थोड़ा सा हीट आएगा तुरंत बॉयल हो जाएगा। बॉयल जब करने लगेगा तो वो बबलिंग शुरू होगा, बबलिंग शुरू होगा तो उसके साथ पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सॉल्ट डाल करके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देते हैं और खाना को जल्दी पका लेते हैं। ठीक उसका जस्ट इसका एग्जाम्पल सुनो, फ्रीजिंग पॉइंट वाला। जैसे मान लो आप पानी को आपको फ्रीज करना है, आप फ्रीजर में जो छोटा छोटा बकेट्स आता है और आइस क्यूब वाला जो आता है जिससे आइस क्यूब बनाते हैं, आप पानी को उस प्लास्टिक वाला जो शेप है उसमें डाल दो और फ्रीजर में रख दो। अगले दिन उठाओगे सारे वाटर आइस बने रहेंगे। लेकिन आप उस पानी में चीनी डालो, अब उसको शरबत बना करके आप उसी आइस क्यूब में डाल करके फ्रीजर में रखो, कल वह बर्फ नहीं बना रहेगा, क्योंकि चीनी डालते ही अब वो बन गया आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट गया है, अब उस टेम्परेचर में फ्रीज नहीं करेगा, इस टेम्परेचर प्योर वाटर करता है। अब आपके फ्रीजर के टेम्परेचर को कम करना होगा। जब फ्रीजर के टेम्परेचर को कम करोगे तब जा करके वो तुम्हारा जो पानी और चीनी का शरबत है तब वो आइस बनेगा और तब उसको आप खा सकते हो। अगर आप आइसक्रीम बना रहे हो तो उसमें तो आप पानी चीनी के साथ और ही बहुत कुछ डालते हो। तो आइसक्रीम को आइसक्रीम बनाने के लिए, सॉलिडिफाई करने के लिए आपके फ्रीजर के टेम्परेचर को और कम करना होगा। मीन्स जितना ही ज़्यादा आप नॉन वोलेटाइल सॉलिड पुट करते जाओगे आपके सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम होता जाएगा। और इसी चीज़ को यह थ्योरी हमारा बता रहा है। तो प्रैक्टिकली तो मैं आपको समझा दिया, लेकिन थ्योरेटिकली एक्चुअल में फ्रीजिंग पॉइंट कैसे घट जाता है वेपर प्रेशर घटने से, वो मैं ग्राफिकली बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग थ्योरेटिकल देखें। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टीएफ माइनस टीएफ डैश। हियर टीएफ इज वेपर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट and TF dash is freezing point of ideal dilute solution. Delta TF is directly proportional to molality of solution और delta TF is directly proportional to M।
प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट देते हैं, वो कांस्टेंट को हम लोग केएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। केएफ इज ऑल्सो कॉल्ड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर बिकॉज मोलालिटी है, डिप्रेशन क्योंकि डिप्रेशन के एक्सप्रेशन में है, और कांस्टेंट क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। लाइक केबी, केएफ इज ऑल्सो कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट, किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट का केएफ भी कांस्टेंट होता है। केएफ को हम लोग मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के अलावा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्रायो का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड, और इस वजह से हम लोग इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। अब कि नॉर्मली केएफ, जिस तरह से क्वेश्चन में के भी गिवन रहता है उसी तरह से क्वेश्चन में केएफ भी गिवन रहता है। केएफ गिवन रहेगा, आपको मोलालिटी गिवन रहेगा तो डेल्टा टीएफ निकालने के लिए बोलेगा, डेल्टा टीएफ गिवन रहेगा तो मोलालिटी निकाल लोगे, इस तरह से केएफ गिवन रहता है। बट इफ केएफ इज नॉट गिवन देन लाइक केबी, केएफ कैन बी ऑल्सो कैलकुलेटेड फ्रॉम इट्स एक्सप्रेशन। इसका एक्सप्रेशन एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे केबी का है। फर्क यह है कि केबी में था बॉइलिंग पॉइंट और यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट, केबी में था टीबी स्क्वायर, यहाँ पे है टीएफ स्क्वायर। केबी में था इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन और यहाँ पे होगा इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मीनिंग हुआ कि 1 मोल सॉलिड को 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसको हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मीन्स 1 मोल सॉलिड को फ्यूज करने के लिए जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आ जाता है, बाद बाकी सब कुछ सेम रहता है। अब इस इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को हम लोग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल सकते हैं। यहाँ भी सेम रीजन है, क्योंकि जब कोई सब्सटेंस अपने फेज को बदलता है, सॉलिड से जब कोई लिक्विड होता है उस समय भी उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और जब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है उस समय भी कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। मिसाल के तौर पे तुम्हारा आइस जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से वाटर में कन्वर्ट होगा तो पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में ही कन्वर्ट होगा, या तुम्हारा वाटर जब आइस में कन्वर्ट होगा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे पहले आइस में कन्वर्ट होगा, फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो इस समय जब आप हीट देते हो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए तो टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है, इसलिए इस हीट एनर्जी को भी हम लोग लैटेंट बोलते हैं, मीन्स हिडन है, मीन्स छुपा हुआ है। अब जिस तरह से आपका इंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन होता था उस तरह से यहाँ भी होगा इंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। 1 मोल सॉलिड को 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट करने के ड्यूरिंग कांस्टेंट फ्रीजिंग टेम्परेचर पे जो इंट्रोपी में चेंज होगा उसको बोलेंगे इंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, और इंट्रोपी ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू होगा डेल्टा एच फ्यूजन बाई टी एफ। तो आप इंट्रोपी के टर्म्स में भी लिख सकते हो के एफ को, के एफ इज इक्वल टू आर टी एफ, सब कुछ वैसे ही होगा। यहाँ पे टी एफ को नीचे फेंक दोगे तो डेल्टा एच फ्यूजन बाई टी एफ हो जाएगा, और इक्वल हो जाएगा डेल्टा एस इंट्रोपी के, तो यहाँ डेल्टा एस इंट्रोपी लिख दिया। तो इस तरह से आप के एफ के एक्सप्रेशन को के बी के जैसा ही ट्रीट कर सकते हो। अब यहाँ एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज है। मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन होता है जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो, और फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन होता है जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो। तो फिर दोनों तो एक ही हुआ। तो फ्रीजिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेटली सेम होता है, पर दोनों का प्रैक्टिकल यूजेज अलग अलग होता है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट का इस्तेमाल हम लोग उसके लिए करते हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में रहता है, और मेल्टिंग पॉइंट का यूज हम लोग उसके लिए करते हैं जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में रहता है। मिसाल के तौर पे अगर आप बोलो आयरन का फ्रीजिंग पॉइंट, बहुत ऑकवर्ड लगेगा क्योंकि आयरन तो सॉलिड फॉर्म में रहता है, तो आयरन का बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट, और वाटर का बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, और रूम टेम्परेचर पे आयरन सॉलिड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। लेकिन टेक्निकली इफ समवन से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आयरन देन दैट इज आल्सो राइट। अगर कोई बोलता है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो वो भी राइट है, क्योंकि टेक्निकली फ्रीजिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट दोनों सेम है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको गौर से देखो, इस ग्राफ में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि अब वेपर प्रेशर इस एक्सिस पे ऑर्डिनेट पे, एब्सिस पे टेम्परेचर है। यह सॉलिड सॉल्यूट का वेपर प्रेशर के इंक्रीमेंट को दिखाया जा रहा है। सॉलिड सॉल्यूट का भी वेपर प्रेशर का इंक्रीमेंट जो रहता है वो लीनियरली नहीं रहता, कर्व ही रहता है,
क्योंकि वही क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन ही सॉलिड हो या लिक्विड हो उसके वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ जो डिपेंडेंसी होता है, जो रिलेशनशिप होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो कर्व ही रहता है। बट सॉलिड का जो वेपर प्रेशर का इंक्रीमेंट होता है टेम्परेचर के साथ, वो लिक्विड के कंपेरिजन में रिलेटिवली ज़्यादा रहता है, और उसका रीजन यह रहता है कि सॉलिड का डेल्टा एच वेपराइजेशन लिक्विड ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा मतलब सॉलिड टाइप मीन्स इसको स्ट्रेट लाइन जैसा दिखाएंगे, बट यह है कर्व ही। अब फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन है कि फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी सब्सटेंस के लिक्विड फेज और सॉलिड फेज दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो। तो देखो जी, आपका ये प्योर लिक्विड है, मीन्स प्योर लिक्विड सॉल्वेंट है, इसका किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, होते 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 एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस टेम्परेचर पे इस लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इस सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा, वही टेम्परेचर इस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो TF हुआ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट या सॉल्वेंट। अब मैंने इस प्योर लिक्विड सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब क्या हो गया जी, आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन बन गया। अब इसका भी टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर वेरी हाई है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज हो रहा है होते होते जिस टेम्परेचर पे आपके लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड के इक्वल हुआ था, उस टेम्परेचर पे आपके आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि उस टेम्परेचर पे आपके आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड के रिस्पेक्ट में कम होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर घट जाता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के एडिशन से। तो देखो जी, टेम्परेचर TF है, TF टेम्परेचर पे आपके लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, लेकिन आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया। तो अब किस टेम्परेचर पे आपके आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्यूट के वेपर प्रेशर इक्वल होगा? तो डेफिनेटली जिस टेम्परेचर पे आपका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के इक्वल हुआ है, उससे लोअर टेम्परेचर पे, और ग्राफ को थोड़ा आगे बढ़ाओ तो यहां टच किया, मीन्स इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर को देखो, यह टेम्परेचर TF डैश TF से कम है। इसका मीनिंग हुआ जिस टेम्परेचर पे तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट फ्रीज करेगा, उससे लोअर टेम्परेचर पे तुम्हारा आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन फ्रीज करेगा, क्योंकि आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उससे कम टेम्परेचर पे तुम्हारे सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा, और इस तरह से फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो गया। इसको प्रैक्टिकली भी आप समझ सकते, जैसे मान लो तुम्हारा वाटर है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे तुम्हारा आइस है, आइस का वेपर प्रेशर भी उतना ही है, वाटर का भी इतना ही है, इसलिए तुम्हारा वाटर फ्रीज हो गया। लेकिन अब तुमने वाटर में डाल दिया है शुगर या सॉल्ट, अब इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे तुम्हारे वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो गया है। मान लो यहाँ पे 0.1 atm था, यहाँ पे 0.1 atm हो गया। अब जिस टेम्परेचर पे तुम्हारे प्योर वाटर का मीन्स लिक्विड वाटर का वेपर प्रेशर जितना है 0.1 atm है, और 0.1 atm भी तुम्हारा यहाँ पे आइस का भी है, तो वाटर फ्रीज हो गया। लेकिन इसी टेम्परेचर पे तुम्हारा जो सोल्यूशन होगा उसका वेपर प्रेशर 0.1 से कम होगा, 0.1 atm से कम होगा, मान लो 0.09 atm है, तो उससे कम है। तो अब इस टेम्परेचर पे तुम्हारा वो शरबत फ्रीज नहीं करेगा, शरबत फ्रीज तब करेगा जब इसका वेपर प्रेशर मीन्स जब तुम्हारा शरबत का वेपर प्रेशर जो 0.9 atm है वो आइस के वेपर प्रेशर के इक्वल हो। तो आइस का अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वेपर प्रेशर 0.1 है, तो पक्का उससे पहले मान लो -2 डिग्री सेंटीग्रेड या -3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 0.09 atm होगा। तो आपका शरबत 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे नहीं, -2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फ्रीज करेगा, क्योंकि -2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो आइस का वेपर प्रेशर है
उतना ही वेपर प्रेशर तुम्हारे इस आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन का है, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट तुम्हारा घटकर 0 से क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। मीन्स जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज होगा उतना ही लोअर टेम्परेचर पे जा करके वह सॉलिड सॉल्यूट के वेपर प्रेशर से मैच करेगा और फिर वे फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही डिक्रीज होगा। यही हमारा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसके बाद फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे।